नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे मनी रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप 2024 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है रूल ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। रूल ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग ये बताता है कि आपकी टोटल इनकम में अगर हम टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो वैल्यू आनी चाहिए जीरो। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी इनकम है आपको वो सारी इनकम खर्च कर देनी है? जी नहीं, इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी इनकम है उसका एक एक रुपए का एक स्पेसिफिक पर्पस होना बहुत जरूरी है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि आप जितनी भी इनकम कमाते हैं उस इनकम का एक एक रुपया किसी ना किसी कैटेगरी में एलोकेट होना बहुत जरूरी है। आपकी इनकम का एक भी रुपया ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनएलोकेटेड है। तो आपको अपनी इनकम को कैसे एलोकेट करना है? इनकम को एलोकेट करने के लिए आप उसे डिफरेंट एक्सपेंस कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सेविंग्स, जैसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स, डेट रीपेमेंट और बिल्स पेमेंट। तो जब आप अपनी इनकम को इन सभी कैटेगरीज में एलोकेट कर देते हैं तो जो आपका फाइनल अनएलोकेटेड मनी निकल के आता है उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। आप अपनी कैटेगरीज को फिक्स्ड या वेरिएबल एक्सपेंसेस में भी एलोकेट कर सकते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे कि आपका रेंट जो आपको हर महीने पे करना होता है, आपका इंश्योरेंस हो सकता है आप इंश्योरेंस के ईयरली प्रीमियम पे करते हो जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट में होता है, और साथ ही साथ जैसे कि आपका डेट रीपेमेंट। वहीं अगर हम वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात करें तो वेरिएबल एक्सपेंसेस हो सकते हैं जैसे कि आपकी ग्रोसरीज, आपके एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शंस या फिर आपकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। आपको अपने बजट को कुछ इस तरीके से एलोकेट करना है कि आपकी इनकम का एक एक रुपया किसी न किसी कैटेगरी में एलोकेट होना चाहिए। इस तरीके की एलोकेशन करके आप फ्यूचर एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल है 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी इनकम का 50% पार्ट अपनी नीड्स पर खर्च करना है। नीड्स जैसे कि आपका हाउस रेंट, आपकी ग्रोसरीज और आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या फिर अदर बिल्स। आपको अपनी इनकम का 30% हिस्सा अपनी वांट्स पर खर्च करना है। वांट्स यानी कि इच्छाएं। क्या आप वेकेशन पे जाना चाहते हैं, आप एक नया फोन खरीदना चाहते हैं या फिर आप पार्टी करना चाहते हैं? वहीं आपकी इनकम का बचा हुआ 20% पार्ट आपको इन्वेस्टमेंट पर लगाना है। इन्वेस्टमेंट हो सकती है जैसे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस या इमरजेंसी फंड, आपकी बैंक रीपेमेंट या फिर आपने जो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान की हुई है उसमें इन्वेस्ट करना है। तीसरा रूल है इमरजेंसी फंड रूल। इमरजेंसी फंड रूल के अकॉर्डिंग आपको एक ऐसा फंड क्रिएट करना है जिसमें आप आज के लिविंग एक्सपेंसेस के हिसाब से 3 से 6 महीने तक सरवाइव कर सकते हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक सेपरेट इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है जो कि आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसीज को कवर कर सके। तो ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस, कार रिपेयर्स, होम मेंटेनेंस। किसी इंडिविजुअल का रिसेशन की वजह से सडन जॉब लॉस हो जाता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मंथली लिविंग एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है कि आप हर महीने कितने पैसे लिविंग एक्सपेंसेस में खर्च करते हैं। उसके बाद आपको जितने महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है उस वैल्यू को आपको उतने नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करके अपना फंड अमाउंट का टारगेट क्रिएट करना है। नेक्स्ट रूल है डेट टू इनकम रेशियो। डेट टू इनकम रेशियो रूल आपकी ओवरऑल इनकम को आपके अमाउंट ऑफ डेट से कंपेयर करता है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि डेट टू इनकम रेशियो ये बताता है कि आपकी इनकम के ऊपर आपके डेट का कितना लोड है। डेट टू इनकम रेशियो निकालने के लिए आपको अपने मंथली डेट पेमेंट्स को अपने मंथली ग्रॉस इनकम से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए डेट टू इनकम रेशियो जितना कम हो उतना ज्यादा फेवरेबल माना जाता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज प्रिया की मंथली ग्रॉस इनकम है 50,000 रुपए। वहीं प्रिया की मंथली होम लोन ईएमआई है लगभग 15,000 रुपए। साथ ही साथ प्रिया अपनी कार लोन ईएमआई पे करती है 5,000 रुपए। प्रिया की पर्सनल लोन ईएमआई है लगभग 3,000 रुपए और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स लगभग 2,000 रुपए के हैं। तो अगर हम टोटल डेट पेमेंट्स को कैलकुलेट करें तो वो लगभग बनते हैं 25,000 रुपए।
तो अगर हम प्रिया का डेट टू इनकम रेशियो निकालें तो वो बनता है टोटल डेट पेमेंट्स यानी कि 25,000 रुपए डिवाइडेड बाई टोटल ग्रॉस मंथली इनकम जो कि है लगभग 50,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 तो वैल्यू निकल के आती है 50%। तो प्रिया का डेट टू इनकम रेशियो है 50%। जनरली अगर आप डीटीआई रेशियो यानी कि डेट टू इनकम रेशियो 43% से नीचे रख पाते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। वहीं अगर आप डेट टू इनकम रेशियो को 35% या उससे नीचे ले आते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये वैल्यू काफी अच्छी मानी जाती है। तो आप लोग भी अपना डेट टू इनकम रेशियो कैलकुलेट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका डेट टू इनकम रेशियो कितना है। नेक्स्ट रूल है द 1% रूल फॉर सेविंग्स। ये रूल उन लोगों के लिए है जो पे चेक टू पे चेक काम करते हैं, यानी कि जैसे ही आपकी स्टार्ट ऑफ द मंथ में सैलरी आती है यू फील लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट मंथ एंड तक आते आते आपके पास कोई पैसा नहीं बचता है और लास्ट में आप ये कहते हैं कि मेरे पास सेव करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो 1% रूल ऑफ सेविंग्स ये कहता है कि हर किसी इंडिविजुअल को एटलीस्ट अपनी इनकम का 1% हर महीने सेव करना चाहिए। 1% रूल ऑफ सेविंग आपकी कंसिस्टेंट सेविंग की एक हैबिट का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो अगर आप लोग भी इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको भी 1% रूल ऑफ सेविंग्स आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सैम की ग्रोस मंथली इनकम है 30,000 रुपए। तो अगर सैम अपनी इनकम का 1% सेव करना चाहता है तो 30,000 का 1% बैठता है 300 रुपए, यानी कि सैम को हर महीने 300 रुपए सेव करने हैं। यहाँ पर 300 रुपए अमाउंट आपको काफी कम लग सकता है, बट 1% रूल फॉर सेविंग्स की सबसे इंपॉर्टेंट की है कंसिस्टेंसी। आपको हर महीने 1% रूल के हिसाब से अपने पैसों को सेव करना स्टार्ट करना है। तो अगर सैम हर महीने अपने इनकम का 1% सेव करता है तो उसकी एनुअल सेविंग लगभग बन जाएगी 3,600 रुपए। तो अगर आप भी सेविंग्स करना स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको भी 1% रूल फॉर सेविंग्स अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है उसी के हिसाब से आप अपनी सेविंग का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि 1% रूल फॉर सेविंग्स क्या होता है। नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ 72। मार्केट में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम अपने पैसे को कितने टाइम में डबल कर सकते हैं। तो रूल ऑफ 72 आपको ये बताता है कि आप कितने टाइम में अपने पैसों को डबल कर सकते हैं। तो सपोज आपने कहीं अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है और आपको एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 6% का, तो आपके पैसे कितने साल में डबल होंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको 72 को एनुअल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है। तो 72 डिवाइड बाय 6 यानी कि 12 साल। 12 साल में 6% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आप अपने पैसों को डबल कर सकते हैं। अगर आपको एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 8% मिल रहा है तो आपके पैसे 72 डिवाइड बाय 8 यानी कि 9 साल में डबल हो जाएंगे। वहीं अगर आपको एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 12% का मिल रहा है तो आपके पैसे 72 डिवाइड बाय 12 यानी कि 6 साल में ही डबल हो सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है द 24 आवर रूल ऑफ इम्पल्स परचेजेस। तो 24 आवर रूल आपको ये सजेस्ट करता है कि अगर आप किसी भी नॉन एसेंशियल या इम्पल्स परचेज को करने वाले हैं तो उसके लिए आपको लगभग 24 आवर्स का एक ब्रेक लेना चाहिए। तो चलिए 24 आवर रूल को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज सारा एक मॉल में गई और सारा ने एक गुच्ची का बैग देखा और उसे वो बहुत पसंद आया। उसने तुरंत ये डिसाइड किया कि मुझे अभी ये बैग बाय करना है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सारा ने जो डिसीजन लिया है वो एक इम्पल्स डिसीजन है, पर बैग को बाय करने से पहले सारा ने ये डिसाइड किया वो 24 आवर रूल का यूज करेगी। तो इन 24 घंटों में सारा ने अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो वो क्वेश्चंस ये थे कि क्या सचमुच मुझे इस बैग की ज़रूरत है, क्या ये बैग मेरे बजट में आता है, और अगर मैं ये बैग खरीद लेती हूँ तो क्या मेरे फाइनेंशियल गोल्स पर इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है, क्या मैं इस बैग को फ्रीक्वेंटली यूज करने वाली हूँ या फिर सिर्फ ये मोमेंटरी डिजायर है। जिन पैसों से मैं ये बैग को खरीदने वाली हूँ क्या मैं उन पैसों को और अच्छी प्रायोरिटीज पे यूज कर सकती हूँ। तो सारा ने 24 घंटे में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस अपने से पूछे। तो 24 घंटे के बाद सारा ने ये डिसाइड किया कि ये हैंडबैग जो बहुत ही अपीलिंग लग रहा है ये एक नेसेसिटी नहीं है। सारा अपने पैसों को अपने आने वाली वेकेशन के लिए प्लान कर सकती है। तो आप लोग भी आने वाले साल में 24 आवर रूल ऑफ इम्पल्स परचेजेस का यूज करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको इस रूल का फायदा हुआ या नहीं। नेक्स्ट रूल है द लाइफस्टाइल डिफ्लेशन रूल। लाइफस्टाइल डिफ्लेशन रूल बेसिकली ये बताता है कि जब भी किसी इंडिविजुअल की सैलरी बढ़ती है तो उस हिसाब से इंडिविजुअल्स अपनी स्पेंडिंग को भी बढ़ा लेते हैं।
तो आई होप आप लोगों ने भी ये फील किया होगा कि जब भी किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है तो उस इनकम के बढ़ने के साथ ही इंडिविजुअल के एक्सपेंसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। तो लाइफस्टाइल डिफ्लेशन रूल आपको ये एनकरेज करता है कि जब भी आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो आपको अननेसेसरी स्पेंडिंग पर रोक लगानी है और आपको सेविंग्स, डेट को कम करना और फाइनेंशियल गोल अचीव करने पर फोकस ज्यादा करना चाहिए। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज राज 50,000 रुपए हर महीना कमाता है। राज हर महीने 7,000 रुपए सेव भी करता है। अब राज की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ और अब राज की नई सैलरी लगभग 60,000 रुपए हो गई। जैसे ही राज की सैलरी बढ़ी, राज ने महंगे रेस्टोरेंट्स में जाना स्टार्ट किया, राज की पार्टी करना और ज्यादा बढ़ गया और राज ने अननेसेसरी शॉपिंग करना स्टार्ट किया। और इस वजह से इनकम के इंक्रीज होने के बाद भी उसके एक्सपेंसेस और बढ़ गए और उसने अपने को लिमिटेड और नो एडिशनल सेविंग्स के साथ ही पाया। तो लाइफस्टाइल डिफ्लेशन रूल आपको ये बताता है कि आपकी जब भी इनकम इंक्रीज होती है आपको सेविंग्स, रिड्यूसिंग डेट और फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करना है। नेक्स्ट रूल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मनी रूल है। पे योरसेल्फ फर्स्ट आपको ये बताता है कि जब भी आपको इनकम मिलती है तो आपको सबसे पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी है। और जब आप अपनी इनकम में से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के पोर्शन को एलोकेट कर देते हैं उसके बाद ही आपको अपनी एक्सपेंसेस को कवर करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि आप सेविंग्स कैसे करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मैं महीने के एंड में जो पैसे बच जाते हैं वो मैं सेविंग्स में लगा देता हूं। क्या आप लोगों को लगता है ये तरीका सही है? जी नहीं, ये तरीका बहुत गलत है, क्योंकि इस तरीके से आप कभी भी कंसिस्टेंटली अपने पैसों को सेव नहीं कर सकते। क्योंकि किसी महीने अगर आप ज्यादा खर्च कर देते हैं तो आपके पास सेव करने के लिए कोई पैसा नहीं बचता है। तो अगर आप अपने पैसों को कंटिन्यूअसली सेव करना चाहते हैं तो आपके लिए पे योरसेल्फ रूल फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज प्रिया की मंथली ग्रॉस इनकम है लगभग 60,000 रुपए। प्रिया ने ये डिसाइड किया है कि वो हर महीने 20% अपनी इनकम में से सेविंग्स में एलोकेट करेगी। तो 20% के हिसाब से उसकी मंथली सेविंग हुई 20% मल्टीप्लाई बाय 60,000 जो कि लगभग बनती है 12,000 रुपए। तो प्रिया के अकाउंट में जैसे ही सैलरी क्रेडिट होती है उसी दिन प्रिया अपने 12,000 रुपए को सेविंग्स अकाउंट में एलोकेट कर देती है और बाकी के बचे 48,000 रुपए को वो मंथली एक्सपेंसेस, बिल्स और डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग पर खर्च करती है। तो प्रिया ये रूटीन हर महीने फॉलो करती है और वो इंश्योर करती है कि सेविंग उसकी टॉप प्रायोरिटी है। तो आप लोग भी पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल को फॉलो करें और सबसे पहले अपनी इनकम में से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को टॉप प्रायोरिटी बनाएं। नेक्स्ट रूल है ऑटोमेट सेविंग्स एंड बिल पेमेंट्स। ऑटोमेट सेविंग्स एंड बिल पेमेंट्स एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है जिसकी मदद से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं और ऑटोमेट सेविंग्स और बिल पेमेंट की वजह से आप एक कंसिस्टेंट सेविंग्स हैबिट बना सकते हैं और लेट फीस से बच सकते हैं। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज नेहा की मंथली इनकम लगभग 60,000 रुपए है और नेहा ने ये डिसाइड किया है कि वो हर महीने 15% लॉन्ग टर्म सेविंग्स में अपने पैसों को एलोकेट करेगी। तो नेहा की मंथली सेविंग्स बनती है 15% मल्टीप्लाई बाय 60,000 जो कि लगभग बनती है 9,000 रुपए। तो नेहा ने अपने बैंक अकाउंट में एक ऑटोमेटेड ट्रांसफर सेट किया हुआ है। तो जैसे ही नेहा के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है उसी दिन नेहा के 15% ऑफ अमाउंट एक सेविंग्स अकाउंट में एलोकेट हो जाता है। तो इस तरीके से नेहा कंसिस्टेंटली अपने पैसों को सेव कर पाती है। सिमिलरली नेहा ने अपने बिल्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनको भी रेकरिंग पेमेंट पर सेटअप किया हुआ है। तो जैसे ही ये बिल जनरेट होते हैं वो बिल्स ऑटोमेटिकली अकाउंट से पे हो जाते हैं। तो अपनी सेविंग्स और बिल पेमेंट को ऑटोमेट करने की वजह से आप पेमेंट मिस करने के रिस्क को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी ओवरऑल फाइनेंशियल वेल बीइंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने इन 10 मनी रूल्स को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको इन मनी रूल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।